अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, आज हम क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें एक एडिशनल टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में जो कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और इसमें बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको पहले पता भी होंगी। अगर नहीं पता तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इन बातों को याद लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये बातें आगे चल के आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केमिस्ट्री को 5 लफ्ज़ों में डिफाइन कर दो, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, कि केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने मैटर और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या होता है और इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं मैटर को। अगर हम मैटर की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैटर से बनी हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोई एक ऐसी चीज़ का नाम बता दो जो मैटर नहीं है, तो आपने ये नहीं कह देना कि हवा, मिट्टी या पानी, इस तरह का कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर से बनी हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक दफ़ा मेरी ड्यूटी लगी प्रैक्टिकल पे, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल लेने गया। मैंने तकरीबन तमाम बैचेस से एक क्वेश्चन कॉमन पूछा कि बताएं, एक ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो मैटर नहीं है। तो उसमें से 70% या उससे भी ज़्यादा बच्चों ने जवाब दिया कि हवा। हवा मैटर नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हवा मैटर है। आप इसको बहुत से एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी कर सकते हैं घर के अंदर, आपने किए भी होंगे। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं जो आपने बहुत बार किया भी होगा। एक दफ़ा फिर उसको रिपीट करके देखिएगा। आपने क्या करना है कि एक टब के अंदर पानी भर लेना है। टब लेना है और उस टब के अंदर पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपने क्या करना है कि एक डिब्बा लेना है या एक गिलास लेना है, उसे उल्टा इस टब के अंदर ऐसे डालना है और कोशिश करनी है कि पानी जो है वो उस डिब्बे के अंदर या उस गिलास के अंदर भर जाए। आप देखेंगे कि पानी जो होगा वो उस डिब्बे के अंदर या उस गिलास के अंदर नहीं भर रहा होगा। आपको लगेगा कोई फोर्स है जो पानी को रोक रही है उसके अंदर भरने से। तो अब आपने क्या करना है, उस डिब्बे को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, उल्टा कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप उल्टा करेंगे तो उस डिब्बे के अंदर जो हवा मौजूद होगी वो बबल्स की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगी। आपको बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। जिस तरह आप सोडा बोतल खोलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो खोलते साथ ही बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है। तो एक्चुअली उस डिब्बे के अंदर हवा मौजूद होती है जो पानी को इसके अंदर भरने से रोकती है, पानी को अंदर नहीं जाने देती। आप देखेंगे जैसे ही वो हवा बाहर निकलेगी तो पानी जो होगा वो उस डिब्बे के अंदर आसानी से भर जाएगा। वो फोर्स जो पहले आपको महसूस हो रही होगी वो महसूस नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो जगह थी उस डिब्बे के अंदर वो हवा ने घेरी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर हैं, सब कुछ मैटर से बना हुआ है। तो चलिए इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। मैटर जो है ये दो किस्म का होता है बेसिकली। एक होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। जो प्योर मैटर है इसको हम सबस्टांस भी कहते हैं। नाम आपने सुना होगा, प्योर मैटर को सबस्टांस भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, प्योर मैटर इज कॉल्ड सबस्टांस, या इसको प्योर सबस्टांस भी कह देते हैं। अगर हम सबस्टांस की बात करें तो सबस्टांस की अगर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इसमें एलिमेंट और दूसरा होता है इसमें कंपाउंड। ये नाम भी आपने सुन रखे होंगे एलिमेंट और कंपाउंड के। होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो एक ही तरह के एटम पर मुश्तमिल होता है। एक ही तरह के एटम पर, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास कोई आयरन का पीस है, वो आयरन का जो पीस होगा उसमें लाखों करोड़ों आयरन के एटम होंगे, लेकिन वो सारे के सारे एटम जो होंगे वो Fe के होंगे, आयरन के होंगे, उसके अलावा कोई एटम नहीं होगा। तो वो एलिमेंट होगा। इस तरह कोई भी आप मेटल ले लें, किसी भी मेटल का पीस ले लें, आयरन हो या कॉपर हो
O2 ऑक्सीजन हो या O3 हो या P4 हो या S8 हो, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनमें देखें तो ये सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, फास्फोरस के 4 एटम है, सल्फर के 8 एटम है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से जो चीज बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मिलने से बनता है जब ये केमिकली आपस में रिएक्ट करते हैं। इस तरह से H2SO4 ये भी एक कंपाउंड है। H2SO4 भी एक कंपाउंड है। ये भी एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है। ये भी जो है एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। ऐसा सबस्टेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है वो एलिमेंट कहलाता है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से जो नई चीज बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब एलिमेंट्स की भी आगे कुछ टाइप्स हैं, वो भी आप याद रख लीजिएगा। एलिमेंट में बेसिकली मेटल्स होती हैं, मेटल्स भी आ सकती हैं एलिमेंट के अंदर, और एलिमेंट के अंदर नॉन मेटल भी आ सकती हैं। एलिमेंट के अंदर मेटल्स भी होती हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। जिस तरह ये आयरन है, ये मेटल है, ये कॉपर है, ये मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ओजोन नॉन मेटल है, ये फास्फोरस ये भी नॉन मेटल है। तो एलिमेंट के अंदर मेटल्स भी हो सकती हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। इस तरह से कंपाउंड की भी दो टाइप्स हैं, ध्यान में रखिएगा। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड और एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। तो ये बेसिकली बातें आपने ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्स भी आगे मेटल्स और नॉन मेटल हो सकते हैं, और कंपाउंड जो है वो आयनिक भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इम्प्योर मैटर की, तो जो इम्प्योर मैटर है इसको हम कहते हैं मिक्सचर। नाम आपने सुन रखा होगा, इसको मिक्सचर कहा जाता है। इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस और दूसरा मिक्सचर जो होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में? होमोजीनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। सबसे पहले तो मिक्सचर बनते कैसे हैं? जब हम दो सबस्टांसिस को या दो से ज्यादा सबस्टांसिस को आपस में मिलाते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो उनसे मिक्सचर बनता है। मिसाल के तौर पे वाटर के अंदर वाटर प्लस शुगर, वाटर में शुगर ऐड कर दें तो वो मिक्सचर बन जाएगा। वाटर प्लस NaCl, पानी के अंदर NaCl ऐड कर दें तो वो मिक्सचर बन जाएगा। या पानी के अंदर सैंड ऐड कर दें, रेत ऐड कर दें या मिट्टी ऐड कर दें तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। तब इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो इसका कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। जिस तरह हम वाटर के अंदर अगर शुगर ऐड करते हैं तो वो पानी ऊपर से भी उतना ही मीठा होगा, नीचे से भी उतना ही मीठा होगा। चाहे आप उसे ऊपर से पी लें या नीचे से पी लें, उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह अगर हम वाटर में NaCl ऐड करते हैं तो वो भी बिल्कुल इस तरह से होगा, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। डू नॉट हैव यूनिफॉर्म
कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जिस तरह वाटर के अंदर अगर हम रेत को या मिट्टी को ऐड कर दें तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो कौन सा मिक्सचर होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब अगर हम रेत ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो उस जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्रू आउट एक जैसी नहीं होंगी। ऊपर उसके वाटर होगा, नीचे उसके सैंड होगी। उस पानी को आप ऊपर से तो पी सकते हैं लेकिन नीचे से आप उसे नहीं पी सकते क्योंकि नीचे सारी उसके रेत मौजूद होगी। इसका मतलब है कि उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट जगह से डिफरेंट होती हैं। तो ये फर्क होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर। होमोजीनियस मिक्सचर, अगर आपसे कोई कह दे, मिसाल के तौर पे कहता है सोल्यूशन, जब भी सोल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। और अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो सस्पेंशन। सस्पेंशन, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां पे कोई सिरप लेना होता है तो उस सिरप की बोतल पे, किसी बोतल पे लिखा रहता है कि ये सोल्यूशन है और किसी बोतल पे लिखा रहता है कि ये सस्पेंशन है। तो जो सोल्यूशंस होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं यानी होमोजीनियस होते हैं, और जो सस्पेंशंस होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, उसमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन थी जो आपने ज़हन में रखनी है मैटर की। प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, फिर प्योर मैटर की टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड को खास तौर पे ज़हन में रखना है। इस तरह से एलिमेंट मेटल्स और नॉन मेटल में डिवाइड होता है, कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। इस तरह से मिक्सचर है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं और सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। एक दो बातें इसमें और हैं जो कि आपने ज़हन में रखनी है। मैंने आपको बताया कि जो मिक्सचर्स बनते हैं ये दो या दो से ज्यादा सबस्टांसिस को मिक्स करने से बनते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा सबस्टांसिस को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनते हैं। लेकिन ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज होती है। ये कौन सी चेंज होती है, फिजिकल चेंज। यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जो अज्जा होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते अपनी। जिस तरह से अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दें तो शुगर रहेगी, वाटर वाटर रहेगा, वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो चेंज होती है ये फिजिकल चेंज होती है। इस तरह अगर हम वाटर के अंदर NaCl ऐड करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, जस्ट मिक्सिंग होती है, नमक नमक ही रहता है और वाटर जो है वो वाटर ही रहता है। तो ये एक फिजिकल चेंज है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी एलिमेंट और कंपाउंड की कन्वर्जन की, मैंने बताया कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से कंपाउंड बनता है। ये केमिकल चेंज है, ये जो है ये एक केमिकल चेंज है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर आपस में वाटर बनाया तो जो पुराने एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी खत्म, ऑक्सीजन भी खत्म, दोनों के मिलने से एक नई चीज बन जाएगी जिसको हम वाटर कहते हैं। तो ऐसी जो चेंजेस होती हैं वो केमिकल चेंजेस होती हैं। एक और बात, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको केमिकली डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता केमिकली, क्योंकि एक ही तरह के एटम होते हैं तो उसको मजीद हम केमिकली तोड़ नहीं सकते, उसकी केमिकल नेचर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं इनको केमिकली डीकम्पोज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे वाटर को अगर हम केमिकली डीकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन सकती है। इस तरह कोई भी और कंपाउंड है, NaCl है, उसको अगर हम केमिकली तोड़ते हैं तो सोडियम और क्लोरीन जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो एलिमेंट्स जो है उनको केमिकली डीकम्पोज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम केमिकली डीकम्पोज कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो आपने मैटर के बारे में याद रखनी है और ये आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प। और छोटा सा टॉपिक है जिसको इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ये बातें आगे चल के डिटेल में भी आएंगी, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया जो होना है इसका लाजमी है। तो एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पता होगा आपको, सुन रखा होगा आपने कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल इनको क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर नेगेटिव लिख देते हैं, E से जाहिर करते हैं, प्रोटॉन P ऊपर पॉजिटिव लिख देते हैं, न्यूट्रॉन N ऊपर
छोटा सा जीरो डाल देते हैं, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वैसे तो एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं, उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से ये 3 जो है ये फंडामेंटल हैं, इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटम के मास की बात करें तो वो डिपेंड करता है प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। इस तरह से अगर हम एटम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि कोई भी जो एटम होगा वो किस तरह केमिकली रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी किस तरह की होगी, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो चूंकि जो एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सारी वो इन्हीं 3 पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इन तीनों पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं एटम का किस तरह का होता है। ये 2 डायमेंशनल होगा। वैसे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन बोर्ड पे चूंकि 2 डायमेंशनल है तो इसलिए हम 2 डायमेंशनल इसको देखेंगे, जो बेसिक समझने के लिए हम बनाते हैं। तो हर एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। इसको रेड से बना देता हूं क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, यानी इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके इर्द गिर्द रास्ते होते हैं जिनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। उन शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे, चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि हर एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है मखसूस रास्तों के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब इस न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर क्या काम है? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर सिर्फ प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर होता है तो न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल ना होता, एटम कभी भी एग्जिस्ट ना करता। तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इस तरह से प्रोटॉन्स के दरमियान में बैठे रहते हैं, प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब नहीं आने देते। अगर ये प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब आ जाएं तो रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को स्टेबल करने का काम करते हैं, प्रोटॉन्स को दूर दूर रखते हैं ताकि करीब ना आए और रिपल्शन जो है वो कम से कम हो सके। अब 2-3 टर्म्स, एक एटॉमिक नंबर होता है और एक होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉन की तादाद को ही एक्चुअली एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और दूसरी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उसको हम मास नंबर कह देते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। अगर कोई एटम मिसाल के तौर पर इस तरह लिखा हो तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर नंबर लिखा रहता है इसको हम कहते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया कि किसको कहते हैं? प्रोटॉन की तादाद को।
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं इस एटम में कितने प्रोटॉन हैं, तो आपने इसको देखना है, इसको एटॉमिक नंबर को। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन होंगे। इसकी अगर हम बात करें तो ये सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिसको हम मास नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन तो हमें पता है इसके अंदर कितने हैं, 11। तो 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 23। इसका मतलब ये जो 12 नंबर आ रहा है ये क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको एटम दिया हुआ है तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे और कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसी की अगर हम बात करें तो अगर इसके अंदर 11 प्रोटॉन है तो इसके अंदर 11 ही जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मास नंबर का मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर आपने देख लेना है कितना ऐड होता है, उसको ऐड करके आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो निकाल लेने हैं, कैलकुलेट कर लेने हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा, आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने दूसरे साथी दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह अब हमने ये शुरू कर दिया है काम, फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया है। पूरी पहले फर्स्ट ईयर हम ख़त्म करेंगे इसी तरह से, फिर इसके बाद सेकंड ईयर ख़त्म करेंगे, सारा कुछ उसमें सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।